हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेह क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि लेसन दूसरे में से है, कक्षा 8 का एसएसटी का एनसीईआरटी के नए सिलेबस पर आधारित दूसरे लेसन का जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यहाँ तक, यानी विलय नीति। ये विलय नीति हमने कंप्लीट कर ली थी। अब अगले पेज से अपने पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का लेसन। ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप ध्यान से देखें, इसमें क्या समझाया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 चित्र दिए गए हैं। कितने चित्र दिए गए हैं? 3 चित्र दिए गए हैं। पहले में देखिए प्यारे बच्चों, जो पहला चित्र है इसमें आपको दिया गया चित्र भारत का 1797 यानी 97 तक का। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये देखो बच्चों, एक तो वाइट कलर है, एक थोड़ा डार्क कलर है, रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि जहाँ जहाँ तो वाइट है वहाँ वहाँ तो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी ये वाइट है तो यहाँ भी ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था। यहाँ ये वाइट है, यहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन, यहाँ ये मद्रास का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ तक क्या था 1797 में अंग्रेज़ों का अधिकार था। और कितना बड़ा क्षेत्र है जो कि अंग्रेज़ों से आज़ाद था उस समय। फिर क्या होता है? फिर आता है 1840, यानी 1840 आते आते जो ब्रिटिश शासन था वो देखो कितना बढ़ गया। यहाँ कहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया ब्रिटिश शासन। ये वाला क्षेत्र भी उनके अधीन चला गया, ये भी चला गया, ये भी। देखो धीरे धीरे जो एक व्यापारी के तौर पर आए थे, व्यापार करने आए थे अपने देश में, और धीरे धीरे अपने देश का कितना हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1840 के बाद अगर बात करें 1857 के लगभग की, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते लगभग जो हमारे देश पर लगभग इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो 1857 तक क्या था कि देखो कितने क्षेत्र तक इनका कब्जा हो गया था, ठीक है। जो एक व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ देखो लगभग पूरे भारत में इन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए आज अपने भारत के नक्शे को इस नक्शे के साथ मिलाकर देखिए कि कितना क्षेत्र, देखो कितने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था और हमारे देश को गुलाम बनाया और इतने सालों तक गुलाम रखा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना कैसे, इसके बारे में पढ़ें कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक रहा था। कौन नया गवर्नर जनरल कौन बन गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने क्या किया कि उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से वो एक था और जिसने कि कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। देखिए बहुत सारे अधिकारी थे जिन्होंने कंपनी का जो क्षेत्र था वो उसका विस्तार किया था, और उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार था वो सारे जो क्षेत्र थे उनको ना एक प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। अलग अलग प्रेसिडेंसियों में उसका विभाजन कर दिया गया था। मुख्य रूप से कौन कौन सी थी? मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। मतलब क्या है, इसको आप इस प्रकार से समझें कि जितने सारे क्षेत्र थे, देखिए मान लो उनका क्या था कि मान लो ये अपने भारत का नक्शा है, ठीक है,
तो मान लो कि उन्होंने ना जैसे जितना क्षेत्र था सारे पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद में उसको मान लो 3 भागों में ऐसे बांट दिया, ठीक है। 3 प्रांत बना दिए, एक बंगाल बना दिया, एक मद्रास बना दिया और एक बम्बई बना दिया, ठीक है। तो उन तीनों पर एक एक गवर्नर बिठा दिया, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र का गवर्नर है, जो उसका एरिया ये हो गया, यहाँ का शासन वो कर रहा है, यहाँ का वो कर रहा है दूसरा गवर्नर, और यहाँ का तीसरा गवर्नर। ये सिर्फ समझाने के लिए है, हालांकि ये इस प्रकार से है कि मद्रास तो यहाँ पर है, ठीक है, बंगाल यहाँ पर है और बम्बई यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्षेत्र बांट दिए गए और उनके एक एक गवर्नर बना दिया गया, और उन गवर्नरों के भी एक ऊपर गवर्नर, जिसको कि गवर्नर जनरल कहते थे, वो बैठा था। और वो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि हेस्टिंग्स के नीचे वो 3 गवर्नर और उनके नीचे फिर और बहुत सारे अधिकारी थे। अब हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में उसके जो सुधार थे वो खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। मतलब न्याय का जो क्षेत्र था वहाँ पर उसने बहुत अच्छे सुधार किए थे। कैसे किए थे कि 1772 जब वो आया था उस समय एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। देखिए, हर जिले में क्या किया, 2 अदालतें खोल दी गई। कौन कौन सी? एक तो थी फौजदारी अदालत और दूसरी थी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी कि जो दीवानी अदालत होती थी उसका जो मुखिया होता था वो एक कलेक्टर होता था। और कलेक्टर कौन? जो अंग्रेज अधिकारी होता था, अंग्रेज को उसका कलेक्टर बनाया जाता था। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, ठीक है। यानी कि कोई केस आ गया, अब उस केस की धर्मानुसार उस केस में क्या सज़ा दी जानी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे हिंदू पंडित होते थे या जो मुसलमान मौलवी होते थे वो उसकी कानूनों की सारी की व्याख्या करके उस अधिकारी को बताते थे। फिर वो अपने तरफ से अपने हिसाब से उसको सज़ा देता था, ठीक है। आगे बात करें कि मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। यानी वहाँ पर काजी और मुफ्ती संभाल रहे थे जो फौजदारी अदालतें थी, लेकिन उन पर भी कलेक्टर की निगरानी थी। कलेक्टर उन पर निगरानी रख रहा था, उसी के अंतर्गत उसी के अंडर में काजी और मुफ्ती वहाँ पर काम करते थे। अब काजी और ये मुफ्ती हैं, ये कौन थे? तो काजी क्या होता था? काजी एक न्यायाधीश होता था, न्याय करने वाला। और मुफ्ती कौन होता था? मुफ्ती होता था मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुसलमान होते थे, मुस्लिम जो समुदाय होता था उनका एक न्यायविद होता था जो कानूनों की व्याख्या करता था। जैसे अपने पीछे पढ़ चुके हैं ना, व्याख्या करता था और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। जैसे पीछे बात की थी अपने कि पंडित और वो अपना व्याख्या करके गवर्नर को उसको बताते थे, कलेक्टर को, और कलेक्टर सजा सुनाता था। उसी प्रकार से यहाँ जो फौजदारी अदालतें थी वहाँ पर कौन करता था? काजी, और काजी को व्याख्या कौन करता था? मुफ्ती। एक शब्द आता महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है दोस्तों कि जब आज की बात करें ना, तो आज महाभियोग क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो महाभियोग क्या होता था कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे हैं ना लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार वहाँ पर भी होते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था। जिस प्रकार से अपनी लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से इंग्लैंड की जो संसद थी वहाँ पर भी उसके 2 पार्ट थे और उसमें से एक था हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा दिया कि उसका जो आचरण है वो सही नहीं है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो दूसरा पार्ट होता था, दूसरा भाग होता था संसद का, जिसको कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि उस संसद का ऊपरी सदन होता था, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था और इसी को कहते थे महाभियोग, ठीक है। और जो कि आगे चलकर वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चला था। ये देखिए चित्र बना हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या है कि ये उनका संसद का चित्र है। यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है जो कि 7 साल तक चला था। किसने चलाया था? आगे बात करते हैं अपने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, यहाँ से इंग्लैंड गया, ठीक है। जब इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा
चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला। कितने साल तक चला? 7 साल तक। अब एडमंड बर्क ने उस पर केस किया, तो उसने अपने क्या कहा जब केस किया? तो उसने एक भाषण दिया। भाषण में उसने कौन से शब्द बोले हेस्टिंग्स के खिलाफ? बर्क ने कहा कि मैं उनके यानी कि हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया, और अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु यानी कि सबका ये साझा शत्रु है। कौन? हेस्टिंग्स। सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। उत्पीड़क यानी कि उत्पीड़न करने वाला, उनको तंग परेशान भारतीयों को करने वाला, ठीक है, कौन था? हेस्टिंग्स। और उसके खिलाफ मैं क्या कर रहा हूँ? केस चला रहा हूँ। ठीक है, ये तो था उसके केस से संबंधित जो महाभियोग चलाया गया था। अब वापस अपने आते हैं उसी बात पर, जो न्याय की व्यवस्था की थी किसने? हेस्टिंग्स ने। न्यायालय वगैरह बने थे। उसके अंदर एक बड़ी समस्या यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। मतलब क्या था कि जो पंडित लोग थे वो क्या था कि उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े, ठीक है, और इन धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्होंने जो स्थानीय कानून थे उनकी अलग अलग से व्याख्या कर दी। ठीक है, किसी के लिए किस प्रकार का कानून, किसी के लिए किस प्रकार का कानून। तो ये बहुत सारा मतलब बिखराव हो गया कानूनों का। तब इसको इकट्ठा करने के लिए यानी कि समरूपता लाने के लिए, अब वो सारा जो बिखराव था, अलग अलग जो व्याख्या थी, उन सारों को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए सारों में इकट्ठा, सारों को मतलब एक प्रकार की सज़ा, एक प्रकार का कानून हो, एक प्रकार का न्याय हो, उसके लिए उसकी व्यवस्था करने के लिए इसने क्या किया कि 1775 में 11 पंडित चुने और 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन, ठीक है, उनको कहा गया कि आप भारत के हिसाब से जिस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है उस प्रकार से एक कानूनों का एक संकलन, एक कानूनों की एक संकलन कीजिए। ऐसा कुछ कोई किताब, कोई चिट्ठा तैयार कीजिए जिसमें भारतीय कानून हो, ठीक है, भारतीय कानूनों की व्याख्या वगैरह सारा कुछ हो। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, उन्होंने तैयार कर दिया अपने संस्कृत वगैरह में। फिर उसका क्या हुआ? बी हॉलहेड जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। अब हिंदू को तो बन गया था, उसके बाद में 1778 आते आते उन्होंने मुस्लिम कानूनों को भी तैयार कर लिया। अब उसके बाद में उस हिसाब से फिर न्याय वगैरह व्यवस्था बिठाई गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि 1773 में जो कानून पास किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटिश शासन की तरफ से 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट यानी एक नया कानून लेकर आए वो। उसके तहत क्या हुआ कि एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च, जिस प्रकार से आज हमारे हैं ना, हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट है, ठीक है, और सबके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कहाँ पर है? कलकत्ता में। अपीलीय अदालत मतलब कि यहाँ पर अगर कोई सी केस से कोई उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, आज भी कलेक्टर होता है अपने, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर का क्या काम था? लगान और कर यानी कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करना होता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये सेम ही काम आज भी पुलिस वगैरह, है ना, की सहायता से कलेक्टर ही व्यवस्था देखता है ज़िले के अंदर। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट, आज भी कलेक्ट्रेट के अंदर ही बैठता है कलेक्टर, है ना। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। अब क्या कलेक्टर आ गया था, कलेक्टर कलेक्ट्रेट में बैठता था और उसका वो ऑफिस, इतनी पावर हो गई थी उसके पास कि जो पुराने जो सिस्टम था ना, पुराना जो सत्ता के केंद्र थे उनको हाशिए यानी कि उनको गिरा दिया था। अगला हमारा पॉइंट है कंपनी की फ़ौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी।
मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार किसको बोलते थे कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित को। मुगलों की फ़ौज क्या थी? घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। अब भी पैदल चलते हैं और वो एक घोड़े पर चलते हैं तो घोड़ों वालों का तो दबदबा होगा ही ना। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मुगल जो मान लो मुगल व्यवस्था थी, जहाँ पर मुगल राजा महाराजा थे, वहाँ पर जो जमींदार क्या करते थे कि उनकी मदद करते थे, ज़रूरत पड़ने पर उनको पैदल सैनिक वगैरह मुहैया कराते थे, पैदल सिपाही। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया और अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। सिपाही आर्मी, सिपाही यानी जो कि भारतीय जो शब्द है सिपाही, सिपाही शब्द है ना, उसी से बना था सिपाही। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, 1820 आते आते तकनीक बदल रही थी युद्ध करने की। कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट। अब मस्केट क्या होता है कि जो सिपाही होते थे ना, जो पैदल चलते थे, उनके पास एक भारी भरकम बंदूक होती थी, उसको बोलते थे मस्केट। और मैचलॉक से लैस होते थे, मतलब ये उनके पास हथियार होते थे, मस्केट और मैचलॉक। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक में आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब घुड़सवारों की बजाय पैदल सेना मजबूत हो रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा, आगे पढ़ते हैं उससे पहले ये शब्द हैं कुछ जो आपने पढ़ा था ना हिंदू धर्म में, धर्मशास्त्र क्या था कि संस्कृति की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए हैं। ईसा पूर्व क्या होता है कि जैसे आज अपने क्या चल रहा है, अब क्या है, ईस्वी चल रहा है। आज कितना चल रहा है? 2000 ईस्वी, ठीक है ना। आज 2020 है, 2020 यानी 2020 है ईस्वी। तो अब कभी जीरो भी रहा होगा ना, ऐसे करते करते एक ईस्वी भी होगी, एक ईस्वी से पहले जीरो भी रहा होगा और उससे पहले फिर पहले भी तो इतिहास था ना, तो वो चला जाएगा माइनस में। यानी कहने का मतलब है कि इस जीरो को तो माना गया ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है। और वहाँ से ये सीधी गिनती में जो शुरू हुआ, बाद का जो समय था वो तो गिना जाने लगा ईस्वी में। किस में गिना जाने लगा? ईस्वी में, ठीक है। अब इससे जो पीछे चल रहा था, यानी कि 1 साल पीछे तो -1 हो गया ना, और 2 साल पीछे तो -2, 3 साल पीछे तो -3, तो उसको गिना जाने लगा ईसा पूर्व। यानी कि इस ईसा जीरो से और इससे पूर्व यानी ईसा पूर्व, तो 1 साल पीछे तो 1 ईसा पूर्व, 2 साल पीछे तो 2 ईसा पूर्व, और इसी प्रकार से 500 ईसा पूर्व यानी कि 500 साल पीछे 500 ईसा पूर्व और उससे भी पहले ये धर्मशास्त्र लिखे गए थे। सवार यानी कि पहले भी बात की है कि जो घुड़सवार होते थे, घोड़ों पर सैनिक रहते थे। मस्केट, पैदल सैनिकों के पास बंदूक होती थी। मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक, ऐसी बंदूक जिसमें बारूद भरा और बारूद भरने के बाद उसमें माचिस के द्वारा आग लगा दी जाती थी, उसको बोलते थे मस्केट। अब ये जो है ये एक सिपाही दिखाया गया है, सवार दिखाया गया है, ठीक है, जो कंपनी का सैनिक होता था। इस प्रकार से घोड़े पर बैठता था और जाता था, जैसे जो आगे मराठों और मसूरों में जो युद्ध हुए थे उनमें था, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब क्या हुआ कि 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सारे सैनिकों में एक समान रूपता लाने के लिए नए तरीके से उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब भारतीयों को नई चीज़ में डाल रहे थे तो उनका जीवन बदलना ही था, तो अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा अनुशासित हो गया, नियंत्रित हो गया। इस कोशिश में अब कभी कभी समस्याएं भी आ जाती हैं। अब भी आप मान लो हम लोगों को जैसे कोई गांव वगैरह में या घर में से खेलते हुए बाद में उनको एकदम से कोई
ऐसे स्कूल वगैरह में डाल दें आप लोगों को, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रित व्यवस्था हो, है ना, तो एक बार तो आपको समस्याएं आएगी ना। उसी प्रकार से यहाँ हुआ, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? तो ये तो संभव बहुत मुश्किल से हो पाता है ना, क्योंकि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले धर्म को रखते हैं और अब तो फिर भी चलो देशभक्ति जागी है, अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को भारतीय कहलाते हैं, उसके बाद में राज्य का नाम लेते हैं ना, उसके बाद अपने धर्म का नाम लेते हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय सबसे पहले वो धर्म को रखते थे, किस धर्म से, किस समुदाय से हैं, ठीक है। तो अगर उनको छोड़कर वो उनको एक सिपाही के तौर पर अंग्रेज चाहते थे कि वो एक सिपाही के तौर पर पहचाना जाए, तो उनको कहीं ना कहीं फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी और वहाँ फिर वो समस्याएं खड़ी हो जाती थी। और इसी प्रकार का उदाहरण आगे चलकर 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ पर आएगा, कि जब इस प्रकार की व्यवस्था की गई, यानी कि कारतूस लाए गए जिस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, और जब उसको मुंह के द्वारा खोला जाता था तो इनकी धार्मिक भावना जो थी उसको ठेस लगती थी, है ना, धर्म इनका भ्रष्ट होता था, इनका हिंदू और मुसलमानों का। तो जिसका फलस्वरूप क्या हुआ कि वो 1857 की क्रांति हुई, जो कि आगे चलकर अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो बात वापस वहीं आते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है और इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष, अब इस लेसन का निष्कर्ष क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, जैसे अपने पहले बात कर चुके हैं, एक व्यापारिक कंपनी आई थी व्यापार करने, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। भौगोलिक औपनिवेशिक यानी कि उन्होंने बहुत सारे भौगोलिक भूभाग पर, क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। आए व्यापारी बन के और कब्जा कर लिया उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र पर। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ होगी। भाप तकनीक से आने से मतलब कि जो जहाज़ वगैरह थे अब वो भाप से चलने लगे थे। भाप से चलेंगे तो तेज़ी से चलेंगे और जो सफ़र होगा वो जल्दी ख़त्म होगा। तो उसका असर क्या हुआ कि तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। यानी कि जब अंग्रेज़ लोग भारत पहुंचते थे ना इंग्लैंड से, तो 6 से 8 महीने लगते थे पहले, लेकिन भाप का इंजन आया तो ये मात्र 3 हफ्तों में ही पहुंचने लगे। देखो कहाँ 6 से 8 महीने और कहाँ 3 हफ्ते लगना, तो अब तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ही आएंगे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63%, यानी अगर उसको 100% है तो 100% में से 63% भूभाग यानी कि भौगोलिक क्षेत्र और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। मतलब सीधे तौर से अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने, और जो बाकी जो बचा भूभाग था उस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अप्रत्यक्ष मतलब दिखता तो नहीं था कि सीधा उस पर प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर कोई राजा वगैरह था, लेकिन जो राजा वगैरह शासन करता था वो उनकी कठपुतली था अंग्रेजों की। तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से शासन तो अंग्रेजों का ही था, बस दिखावे मात्र का एक वहाँ पर कोई राजा या हिंदू राजा या कह सकते हैं भारतीय राजा बैठा होता था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये तो था भारत का के दृष्टिकोण से कि अंग्रेजों ने किस प्रकार यहाँ पे क्या कुछ किया। अब बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ था उसके बारे में बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में जो दास व्यापार था, दक्षिणी अफ्रीका में डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिणी अफ्रीका पहुँचे। कौन? डच व्यापारी, ठीक है। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। क्या हो गया? दास व्यापार शुरू हो गया और लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाज़ारों में बेचा। जैसे आज सब्जी मंडी लगती है ना, सब्जी के अंदर सब्जी बिकती है वहाँ पर, ठीक है। पशु मंडी लगती है, पशु बिकते हैं। मशीनरी मंडी लगती है तो वहाँ पर मशीनरी बेची जाती है। उसी प्रकार से उस समय दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मंडी लगती थी। वहाँ पर क्या होता था कि लोगों को बंदी बनाकर वहाँ पर ले जाया जाता था और वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था दास बनाकर, ठीक है। उसको जो लोग उसको खरीदते थे उसको घर पर ले जाकर गुलाम बना कर रखते थे और उनसे घर का या फैक्ट्री का, खेतों का वो काम करवाते थे, ठीक है।
1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरा यानी कि जो नीचे का, ये उत्तर, ये दक्षिणी, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये जो सिरा था अफ्रीका का, इस स्थित केप बना हुआ था, वहाँ पर निजी स्वामित्व में दासों की संख्या, निजी स्वामित्व यानी कि किसी का प्राइवेट केप था और वहाँ पर प्राइवेट किसी आदमी के दास थे, उनकी संख्या कितनी थी? 36,774, यानी उसके पास कितने थे? 36,774 दास थे उसके पास। और 1824 में केप आने वाले एक यात्री, 1824 में वहाँ केप पर आने वाला एक यात्री वहाँ की स्थिति देखता है, अपना आंखों देखा हाल वहाँ पर बयान करता है और क्या लिखता है कि यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। अब वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने सुना वहाँ पर कि पशुओं और जो कृषि उत्पाद है उनकी नीलामी होने वाली है, तो उसने अपनी गाड़ी रोक दी। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए, हमने सोचा भी पशुओं की मंडी है, चलो अपने बैल खरीद लेते हैं, गाड़ी रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री, उसने देखा कि जो नीलामी का माल था उसमें एक तो स्त्री थी, महिला, ठीक है, और उसके साथ उसके 3 बच्चे। देखो कितनी भयानक स्थिति थी कि एक महिला को उसके बच्चों के साथ वहाँ पर बेचने के लिए रखा गया था। देखिए कितना दुखदाई सीन था ये, है ना। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था और इसके विपरीत वहाँ पर जो मौजूद जो दर्शक थे उनके चेहरे हंसते हुए थे, असंवेदनशील थे, उनमें कोई संवेदना नहीं थी, वो हंस रहे थे वो दर्शक। लेकिन वही जान सकता है जो उस माँ बाप, उन माँ और उन बच्चों की भावनाओं, उनकी पीड़ा को समझ सकता है कि वो किस तकलीफ़ में थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा लेसन दूसरा, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपने इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि जोड़े बनाने हैं, ठीक है, इनके क्या करने हैं? जोड़े बनाने हैं। जिन इधर पॉइंट लिखा हुआ है इनके सामने जो इनका सही है वो लिखना है। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं दोस्तों। दीवानी क्या था? दीवानी अदालतें थी, ठीक है, और दीवानी अदालतों के साथ कौन सा था? दीवानी अदालतों के साथ थी फौजदारी अदालतें। तो ये बन गया एक जोड़ा। शेर मैसूर किसको कहा गया था? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालतों का क्या काम होता था? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था फौजदारी अदालतों के पास। रानी चेन्नम्मा कौन थी? जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, रानी चेन्नम्मा थी केतुर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। सिपाही किसको कहते थे? सिपाही को, सिपाही शब्द से ही सिपाही बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, जोड़े बनाने थे। अब दूसरा है हमारा रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरने की यहाँ पर क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत ... की जंग से शुरू हुई। कौन सी जंग से? तो कह सकते हैं अपने प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। किसके शासक थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो ये शासक थे दोस्तों मैसूर के। आगे डलहौजी ने का सिद्धांत के लागू किया? किसका सिद्धांत लागू किया डलहौजी ने? बताओ भाई। तो डलहौजी ने लागू किया था विलय का सिद्धांत, है ना। इसने क्या किया था? भारतीय क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में विलय किया था, अलग अलग इल्ज़ाम लगाकर। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित थी। भारत के कौन से भाग में? भाई मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र वगैरह में थी ना। तो महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? मध्य में, यानी कि ये किस भाग में थे? मध्य भाग में। कहाँ पर? मध्य भाग में स्थित थे। अब अपने को बताना है अगला क्वेश्चन हमारा सही या गलत। अब इसमें जो लाइन पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उसको आपने बताना है कि वो वाक्य सही है या गलत, ठीक है, बस इतना ही बताना है। मुग़ल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया। 18वीं सदी में क्या हो गया? मजबूत होता गया। मजबूत होता गया ना, धीरे धीरे 1757 से शुरू हो गया था, धीरे धीरे फिर आगे मजबूत होता गया और 18वीं सदी में भी और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये क्या है?
सही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, तो ये क्या है, गलत। हमने पढ़ा था ना कितनी कंपनियाँ थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांस, है ना, तो ये क्या है, गलत है वाक्य। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, कहाँ के राजा थे, पंजाब के, तो ये क्या है, सही। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया, तो ये क्या है, ये है गलत। क्यों, क्योंकि उन्होंने शासकीय बदलाव बहुत सारे किए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इसके बाद में जो अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़े लिखने वाले हैं, तो ये आप अपनी तरफ से करेंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उन सुझावों के आधार पर मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन क्वेश्चनों को भी करवा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो आगे अपने और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।